everyone, welcome back to another video, welcome back to my channel and welcome back to another topic. आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स अ पोम क्रिपल रिटन बाय मक्की कुरैशी। क्रिपल जो है वो मक्की कुरैशी ने लिखी है और इस पोम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे उनमें आता है साउथ एशियन लिटरेचर, पोइट्स इंट्रोडक्शन, poems text, line by line explanation, figures of speech and finally the structure of the poem. तो ये जो पोम है इट इज़ अ पोम ऑफ साउथ एशियन लिटरेचर। साउथ एशिया जो है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं, तो इस रीजन का यानी कि साउथ एशिया का जो लिटरेचर है दैट इज़ कॉल्ड एज द साउथ एशियन लिटरेचर। और साउथ एशियन लिटरेचर के अंदर की एक राइटर हैं या पोइट हैं मक्की कुरैशी। उनकी जो है ना एक पोएम है क्रिपल जिसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो क्रिपल इज़ अ पोएम टेकन फ्रॉम साउथ एशियन लिटरेचर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द पोइट्स इंट्रोडक्शन। पोइट कहें, पोइटिस कहें, जो भी कहें आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है, दोनों सही है। ओके, मक्की कुरैशी was born in Calcutta and moved to Karachi after partition. A graduate of Smith College, he taught English at Karachi University. मक्की कुरैशी जो थी वो 1927 में पैदा हुई थी इंडिया में, कैलकत्ता में, जब पाकिस्तान अब तक नहीं बना था, मतलब पार्टीशन से पहले ये पैदा हुई थी। लेकिन जब पार्टीशन हुई तो ये लोग कराची आ गए, कराची इन्होंने मूव किया और फिर ये स्मिथ कॉलेज की ग्रेजुएट हैं और ये कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी मक्की कुरैशी। सो शी इज़ अ पाकिस्तानी पोइट एंड अ साउथ एशियन पोइट जिनकी बहुत सारी पोएम्स हैं। द किटन्स है, इसी तरह से क्रिपल है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारी इसकी मशहूर पोएम्स हैं and she's a well-known poet of South Asian literature. Okay, the poem cripple. अब सबसे पहले चीज़ हम जब क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो ये करते हैं कि हम उस टेक्स्ट के या फिर उस पोम के, उस नावल के टॉपिक को देखते हैं। तो पोएम का टॉपिक है क्रिपल। अब क्रिपल से क्या मुराद है? क्रिपल से मुराद है ऐसा बंदा जो कि डिसेबल्ड हो, जिसे हम उर्दू में कहते हैं माजूर हो। तो जो बंदा माजूर होता है उसको कहते हैं क्रिपल। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये इस टॉपिक की मीनिंग को ध्यान में रखना है, क्रिपल यानी कि माजूर। तो इससे हमें पता लगता है कि पोएम के अंदर इस तरह की डिस्कशन होगी जहाँ पे किसी क्रिपल्ड पर्सन के बारे में हमें बताया जाएगा। ओके, अब स्टार्ट कैसे होता है पोएम? शी इज़ 18, अ प्रिटी गर्ल, इफ़ यू लुक एट द फेस, फेयर स्किन, अ पॉइंट इन फेवर, नाइस स्माइल, टैलेंटेड टू, शी सिंग्स, शी कुड हैव मैरिड वेल विद दोज लुक्स। जैसे कि मैंने बताया कि टाइटल से हमें पता लगता है कि यहाँ पे किसी क्रिपल्ड बंदे की बात की गई है। लेकिन जब पोएम शुरू होती है शी इज़ 18, शी का जो प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हुआ है उससे हमें पता लगता है कि द पोएम इज़ अबाउट अ फीमेल हु इज़ क्रिपल्ड। अब यहाँ पे शी कहा गया है तो वी प्रिसाइसली डोंट नो दैट होम डज दिस प्रोनाउन रेफर्स, यानी कि ये प्रोनाउन किस चीज़ को या फिर किस शख्स को, किस शी को, किस फीमेल को रेफ़र कर रहा है, ये हमें सही तरह से नहीं पता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मक्की कुरैशी जो थी वो ख़ुद भी क्रिपल थी, यानी कि ख़ुद भी इस तरह की बीमारी का शिकार थी। तो उन्होंने जो है ना ये पोम जो लिखी है वो अपने ही बारे में लिखी है, ये कुछ लोग कहते हैं। शी इज़ 18, अ प्रिटी गर्ल, शी इज़ 18। इस बात से हमें पता लगता है कि ये जो क्रिपल गर्ल है शी इज़ वेरी यंग, राइट, सिर्फ 18 साल की है, बहुत यंग है। अ प्रिटी गर्ल, एक प्यारी लड़की है, खूबसूरत लड़की है। इफ़ यू लुक एट द फेस, अगर हम उसके चेहरे की तरफ देखें तो फेयर स्किन, स्किन भी साफ़ है, फेयर है। अ पॉइंट इन फेवर, फेयर स्किन होना जो है ना उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। अ पॉइंट इन फेवर है। नाइस स्माइल, फेयर स्किन के साथ साथ उसकी स्माइल भी बहुत अच्छी है, नाइस स्माइल। टैलेंटेड टू, और साथ ही साथ वो टैलेंटेड भी है। शी सिंग्स, और वो सिंगिंग भी करती है। जब हम उसको देखते हैं तो जिस तरह से हम लोग अपनी डेली लाइफ में वैसे ही गुनगुनाते हैं उस तरह से, या प्रॉपरली सिंगिंग हो। शी सिंग्स, शी कुड हैव मैरिड वेल विद दोज लुक्स। जब हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं तो फेयर स्किन होना, अच्छी स्माइल होना, टैलेंटेड होना, ये जो है ना इन चीज़ों से हमें ये पता लगता है कि अगर किसी लड़की में ये चीज़ें हों, ये प्रॉपर्टीज़ हों, तो शी कुड हैव मैरिड वेल, यानी कि उसकी शादी अच्छी जगह होगी, अच्छी उसकी मैरिड लाइफ होगी, प्रॉस्परस लाइफ होगी। ये जो है ना हमारी सोसाइटी के जनरल और मटेरियलिस्टिक थिंकिंग है। लेकिन यहाँ पे पोइट ने शी कुड हैव मैरिड कहा है, विच मीन्स दैट उनकी शादी हो सकती थी लेकिन नहीं हुई है। जहाँ कहीं पे भी शी कुड हैव आता है विच मीन्स दैट हो सकती थी लेकिन नहीं हुई है। विद दोज लुक्स, कौन कौन से लुक्स? प्यारी भी हैं, फेयर स्किन भी है, स्माइल भी अच्छी है, टैलेंटेड भी है, सिंगिंग भी करती है। तो इन सब पॉइंट्स को देख के हमें ये लगता है कि उसकी अच्छी जगह शादी और अच्छी मैरिड लाइफ उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है ये हमें आगे के स्टैंजर्स में पता लग जाएगा।
But the fine make of her face misleads. Beyond it no one ventures. Eyes turn big, embarrassed by a wrong address. Her body is a country uprooted by earthquake, a landscape of stumps. अब यहाँ पे आके हमें रीज़न बताई गई है कि बट द फाइन मेप ऑफ हर फेस मिसलीड्स, उसके चेहरे का जो फाइन मेप है, उसके चेहरे के जो नकूश हैं अच्छे हैं, उनसे आगे जो है ना हमें मिसलीडिंग होती है, यानी कि वहाँ से आगे कुछ गलत है। वो गलत क्या है? बियॉन्ड इट नो वन वेंचर्स, उसके चेहरे को देखते हैं तो वहाँ पे तो हर चीज़ सही है, स्माइल भी है, फेयर स्किन भी है, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन जब हम चेहरे से आगे बढ़ते हैं बियॉन्ड इट नो वन वेंचर्स, तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो वहाँ से आगे जो है ना उस लड़की को, उस क्रिपल्ड लेडी को या फीमेल को देख सके। आइज टर्न बेक, एम्बेरस बाय रॉन्ग एड्रेस, जब उसको चेहरे से आगे भी उसकी जो पूरी बॉडी है उसको देखते हैं तो जो देखने वाले की नज़रें हैं वो टर्न बेक हो जाती हैं, वो नज़रें दोबारा से पलट लेता है या पलट लेती हैं। एम्बेरस बाय द रॉन्ग एड्रेस, एम्बेरस हो जाता है कि कितना गलत एड्रेस था, यानी कि उसकी बॉडी जो है उसको रॉन्ग एड्रेस क्यों कहा गया है? क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर उसकी बॉडी क्रिपल्ड है, यानी कि माजूर है। चेहरा सही है लेकिन बॉडी माजूर है, इसीलिए जब देखने वाला देखता है तो चेहरे तक सही है लेकिन वहाँ से आगे किसी को देखने की हिम्मत नहीं होती है और उनकी आइज़ टर्न ब्रेक हो जाती हैं। ही बॉडी नहीं है, हर बॉडी है। हर बॉडी इज़ अ कंट्री अप्रोचेड बाय अर्थक्वेक, उसकी बॉडी को पोइट ने कहा है एक कंट्री, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा मुल्क विच इज़ अप्रोचेड बाय अर्थक्वेक, जहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से तबाही मची हुई है, यानी कि ज़िलज़िला जब किसी कंट्री में आता है तो उस ज़िलज़िले की वजह से उस कंट्री का स्ट्रक्चर सारा ख़राब हो जाता है, राइट। इसी तरह से उसकी बॉडी भी उसी कंट्री की तरह का है जहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से तबाही फैल गई है, यानी कि उसका बॉडी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में, सही कंडीशन में और अच्छे कंडीशन में नहीं है। अ लैंडस्केप ऑफ स्टम्प्स, एक ऐसी ज़मीन है, एक ऐसा लैंडस्केप है जहाँ पे स्टम्प्स हैं। स्टम्प से मुराद है बची हुई चीज़ें, जैसे हम दरख्त काटते हैं तो उसका जो बचता है तन्ना ज़मीन के साथ वो हो गया स्टम्प्स, या फिर लकड़ी वगैरह काटते हैं तो जो भी चीज़ बची हुई होती है उसको स्टम्प्स कहते हैं। अ लैंडस्केप ऑफ स्टम्प्स, तो उसका बॉडी जो है वो एक ऐसा लैंडस्केप है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टम्प्स हैं। अब यहाँ के अंदर की अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच को ढूंढें तो फाइन मेप जो है वो मेटाफर है, क्योंकि फाइन मेप यहाँ पे उसके फेस को रेफ़र कर रहा है। इसी तरह से कंट्री जो यहाँ पे कहा गया है इन द सेकेंड लास्ट लाइन, हर बॉडी इज़ अ कंट्री, तो ये कंट्री भी मेटाफर है क्योंकि उसकी बॉडी को रेफ़र कर रहा है। इसी तरह लैंडस्केप ऑफ स्टम्प्स भी मेटाफर है, ये भी उसकी बॉडी को रेफ़र कर रहा है। और इसके बाद आखिर में दो जो है ना वर्ड मीनिंग्स हैं, वेंचर मीन टू डू अ रिस्की टास्क एंड स्टम्प्स मीन्स द लेफ्ट पार्ट्स। तो ये हो गया सेकेंड स्टैंजा। एंड देन आगे पोएम इस तरह से कंटिन्यू होती है। Who will volunteer joy to this ruined bequest or risk his neck in a noose of those dwarf and twisted arms? Waiting for visitors she sits, tied to a chair by ragdoll legs. फिर यहाँ पे आके पोइट जो है वो क्वेश्चन रेज करती हैं कि Who will volunteer joy to ruin bequest? यानी कि ऐसा कौन सा शख्स है, ऐसा कौन सा इंसान है जो कि वॉलंटियर करेगा, जो कि खुशी खुशी जाएगा और क्या करेगा, और रिस्क हिज नेक इन अ नोज ऑफ दोज ड्वार्फ एंड ट्विस्टेड आर्म, यानी कि इस क्रिपल्ड लड़की को अपनाएगा या उसके साथ बैठेगा या बैठेगी, उसके साथ दोस्ती बनाएंगे या उसके साथ टाइम गुजारेंगे। इस तरह का वॉलंटियर वाला काम कौन करेंगे, क्यों करेंगे आखिर लोग? क्योंकि इस पोएम का एक थीम मटीरियलिज्म भी है, तो मटीरियलिस्टिक दुनिया है, तो यहाँ पे कौन ऐसा शख्स होगा जो कि वॉलंटियर करेगा और जाके क्या करेगा, इस लड़की के साथ टाइम गुजारेगा या टाइम गुजारेगी, उसके साथ दोस्ती करेंगे, मिल बैठ के बातचीत करेंगे, उनको टाइम देंगे। क्योंकि एक क्रिपल्ड लड़की के साथ बैठना, उसको टाइम देना, उसके साथ डिस्कशन करना, उसके साथ फ्रेंडशिप करना, वो किस तरह का है? टू रिस्क हिज नेक इन अ नूज ऑफ दोज ड्वार्फ एंड ट्विस्टेड आर्म्स, यानी कि नूज से मुराद है फंदा, जो होता है फांसी का फंदा। तो ऐसा कौन सा बंदा है कि जो कि वॉलंटियरली जाके जो है ना खुद ही अपने गले को फंदे में फंसाएगा, यानी कि क्यों वो जाके इस लड़की के साथ बैठे, टाइम गुजारे, उसको उसकी बातें सुने। टू दोस ड्वार्फ एंड ट्विस्टेड आर्म्स, यहाँ पे उस क्रिपल्ड लड़की के आर्म्स की बात की गई है कि छोटे और मुड़े हुए आर्म्स हैं उसके। तो आखिर कौन ऐसा बंदा है जो कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है ना जाके इस तरह की लड़की को टाइम दे।
और यहाँ पे उस लड़की को ruined bequest भी कहा है। bequest से मुराद है प्रॉपर्टी, तो ruined bequest यानी कि तबाहशुदा प्रॉपर्टी। तो ऐसा कौन सा शख्स है जो जाके उस तबाहशुदा प्रॉपर्टी को अपनाएगा, क्योंकि तबाहशुदा प्रॉपर्टी को अपनाना जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो है ना एक शिकवा टाइप भी है, एक क्वेश्चन भी राइज किया है, एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के अंदर शिकवा भी पॉइंट कर रही हैं कि आखिर इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में कौन इस तरह का वॉलंटियर वाला काम करेगा। वेटिंग फॉर विजिटर्स शी सिट्स टाइड टू चेयर बाय रैग डॉल लेग्स। ये जो लड़की है, जो क्रिपल्ड लड़की है, ये क्या करती है, चेयर पे बैठती है, चेयर के साथ बांधी गई है, वो बैठती है और विजिटर्स का वेट करती है। लोग उसके पास विज़िट करने आते हैं, उसको देखते हैं और फिर उस लड़की के जो किस तरह से वो चेयर पे बैठी है, बाय रेग डॉल लेग्स, उसने लेग्स को जो है ना रेग डॉल लेग्स का है। जैसे डॉल्स होते हैं ना जो नॉर्मली कपड़े वगैरह के बने हुए होते हैं, तो उनके लेग्स किस तरह के होते हैं, उन लेग्स के अंदर जो है ना उस डॉल को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। वो लेग्स जो हैं वो इजीली मुड़ भी जाते हैं, उन लेग्स पे जो है ना वो डॉल खड़ा या खड़ी भी नहीं हो सकती है। तो इसी तरह से इस लड़की के जो लेग्स हैं वो भी इसी रेग डॉल के लेग्स की तरह के हैं कि उसके लेग्स तो हैं लेकिन वो अपने लेग्स के ज़रिए अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकती है, वो अपने लेग्स को यूज़ करते हुए चल फिर नहीं सकती है। इसीलिए यहाँ पे रेग डॉल लेग्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। And then she always smiles. Her face wears bright uniforms. A government in exile, without courage to advertise despair, negotiating self-deceit. We speak cheerfully of recovery. यानी कि ये जो क्रीपर लड़की है, she always smiles, ये हमेशा स्माइल करती रहती है। Her face wears bright uniforms. उसके चेहरे पे ब्राइट यूनिफॉर्म्स होते हैं, यानी कि उसका चेहरा हमेशा खिला हुआ होता है। उसके चेहरे से हमें पता लगता है कि वो लड़की फ्रेश है क्योंकि हमेशा स्माइल कर रही है। लेकिन शी इज़ अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल, वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो एग्ज़ाइल में है, जिसको जिस तरह से जिला वतन नहीं करते उसको एग्ज़ाइल कहते हैं ना, तो आ गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल वो एक ऐसे गवर्नमेंट की तरह है जिसको जिला वतन किया गया है। यानी कि उसकी बॉडी तो है, उसके पास उसकी स्माइल भी है, लेकिन वो अपनी बॉडी को यूज़ करते हुए यानी कि उसका बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट तो है, उसके पास बॉडी है, उसके पास स्किल है, लेकिन वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रखती है, इसीलिए उसको गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल का नाम दिया गया है। विदाउट करेज टू एडवर्टाइज डिस्पेयर, यानी कि उस लड़की में इतनी करेज नहीं है कि वो अपने डिस्पेयर को एडवर्टाइज़ कर सके, यानी कि वो अपने दुख दर्द अपने गम सुना सके। वो ऐसा नहीं करती है, वो अपने दुख दर्द और अपने गम जो हैं वो लोगों को सुनाती नहीं है, बल्कि ख़ुद ही अपने अंदर रखती है और चेहरे पे हमेशा उसके स्माइल होता है, तो लोगों को लगता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन उसमें इतनी करेज नहीं होती है, करेज नहीं है कि वो अपने एडवर्टाइज़ को अपने गम को एडवर्टाइज़ कर सके। निगोशिएटिंग सेल्फ डिसीट और वी स्पीक चेयरफुली ऑफ रिकवरी, यहाँ पे वी से मुराद है जो विजिटर्स वहाँ पे जाते हैं, तो विजिटर्स क्या करते हैं, वो सेल्फ डिसीट निगोशिएट करते हैं, यानी कि सेल्फ डिसीट का मतलब है ख़ुद को ही धोखा देना। तो जो विजिटर्स वहाँ जा रहे हैं उनको पता है कि वो लड़की रिकवर नहीं होगी, वो क्रिपल्ड हैं, लेकिन फिर भी वो ख़ुद को धोखा देते हुए चेयरफुली खुशी खुशी से अच्छे मूड में ये कहते हैं कि आप जल्दी रिकवर हो जाएंगी। उस लड़की को रिकवर होने का, ठीक होने का दिलासा देते हैं खुद को धोखा देते हुए। क्यों खुद को धोखा दे दें, क्योंकि उन्हें पता है कि शी इज़ क्रिपल्ड और ऐसा यानी कि रिकवरी इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है जितना चेयरफुली वो लोग उनको रिकवरी का दिलासा देते हैं। एज इफ़ शी हैड अ कोल्ड, और दिलासा इतनी आसानी से देते हैं, इतने मज़े में देते हैं जैसे उसको सिंपल सा बुखार लगा हो, सिंपल सा ज़ुकाम हुआ हो, क्योंकि बुखार और ज़ुकाम जब होता है तो इजीली बंदा रिकवर हो सकता है, लेकिन क्रिपल्ड बंदे के रिकवर होने में ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो लोग उसको ऐसे दिलासे देते हैं जैसे उसे सिंपल सा बुखार हुआ हो या ज़ुकाम लगा। टाइड टू इट्स चेयर हर स्माइलिंग इमेज वेट्स एवरी डे फॉर व्हाट कैन नॉट हैपन। वो लड़की जो है अपने चेयर के साथ टाइड है, बांधी गई है, उसका जो स्माइलिंग इमेज है, हमेशा मुस्कुराता जो चेहरा है, और वो लड़की खुद जो है वो वेट करती है हमेशा। किस बात का वेट करती है, इस बात का कि वो रिकवर हो जाएगी। हालांकि व्हाट कैन नॉट हैपन, पॉइंट कहती हैं कि व्हाट कैन नॉट हैपन, एक ऐसी बात का इंतज़ार कर रही हैं कि जो अनहोनी है, मतलब जो नहीं हो सकती है, यानी कि उसको पता है कि ठीक होना इतना ईजी नहीं है, फिर भी वो अपने चेयर के साथ बंधी गई है और रोज़ रोज़ ये सोचती है कि वो रिकवर हो जाएगी। नैग बाय एन ऑड डिस्कम्फर्ट वी रिजॉल्व नेवर टू विजिट हर अगेन, यानी कि अब वहाँ पर जो विजिटर्स जाते हैं उनको एक अजीब तरह का डिस्कम्फर्ट होता है जब वो लड़की के पास होते हैं। एक ऐसी क्रिपल लड़की जिसके बाजू मुड़े हुए हैं, जिसके लेग्स रैग डॉल की तरह हैं, जिसका बॉडी सही पोजीशन में नहीं है,
तो उसको देखते हैं जब विजिटर्स, तो वो एक और डिस्कम्फर्ट में चले जाते हैं, उनको अजीब से एहसास आते हैं, उनके पास बैठ के कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और फिर इस डिस्कम्फर्ट की वजह से वो ये बात तय करके जाते हैं कि नेवर टू विजिट हर अगेन। वो फिर से उस लड़की का, उस क्रिपल्ड और माजूर लड़की का दोबारा से विज़िट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दिस डिस्कम्फर्ट। ये थी पोएम की लाइंस। अब पोएम के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि पोएम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि राइमिंग स्कीम नहीं है, यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, पोइट ने राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं किया है, फ्री वर्ड्स में लिखा है, और 25 लाइन्स है ना, अभी हमने 5 स्टैंडर्स पढ़ी, हर स्टैंडर में 5 लाइन्स हैं, तो इट मेक्स अ पोएम 25 लाइन्स पोएम। और पोएम का जो टोन है वो पेसिमिस्टिक और होपलेस है, थोड़ा सा होप तो है, जैसे कि आखिरी स्टैंडर में बताया ना कि वो लड़की वेट कर रही है, यहाँ पे हमें लगता है होप है, लेकिन फिर आगे पोइट कहती हैं कि उस बात का इंतज़ार कर रही हैं जो कभी हो ही नहीं सकती है। तो जब यहाँ पे हो ही नहीं सकती है का पोइट ने इस्तेमाल किया, तो हमें लगता है कि पोएम का जो टोन है वो पेसिमिस्टिक है, यानी कि होप है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि वो कंप्लीट तरह से रिकवर हो जाए। सो दिस वाज अबाउट द पोएम। अगर पोएम की क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें, तो अगर आप लोग पेपर के लिए पढ़ रहे हैं सपोज़, तो क्रिटिकल एनालिसिस लिखना हो तो सबसे पहले टाइटल को थोड़ा सा इलॉबरेट करें। इफ़ इट हैज़ अ लिंक तो होता है पोएम के साथ टाइटल का, टाइटल को इलॉबरेट करें। पोएम के अंदर जो है ना, जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह यूज़ हुए हैं उनको आप मेंशन करें। इसी तरह से राइमिंग स्कीम क्या है, लाइंस क्या हैं, टोन क्या है, तो ये सारी चीज़ें जब हम एक पैराग्राफ में या फिर एक चीज़ में डिस्कस करते हैं, तो इन सब चीज़ों को मिला के हम ये कहते हैं कि उस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस। तो जब क्रिटिकल एनालिसिस लिखनी हो, क्रिटिकल एनालिसिस, तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। दैट्स ऑल। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।